चलिए, तो ये सवाल आपका विंटर 2014 का क्वेश्चन नंबर 3 मैक के पास पेपर्स का। टॉपिक आपका सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। सवाल को पहले रीड कर कर हम अच्छे से समझते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है ABC लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सवाल में कंपनी दो प्रोडक्ट्स यानी कि टेबल्स और चेयर्स, दो प्रोडक्ट्स की बात कर रही है। यानी कि कंपनी टेबल्स भी बनाती है और चेयर्स भी बनाती है, दोनों की बात हो रही है। सही है ना? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2014 इज एज फॉलोज। और ये कंपनी के 30 जून 2014 का सारा हिसाब किताब दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स जो है वो 243 मिलियन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 211500, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट लॉस बिफोर टैक्सेशन, टैक्सेशन और नेट लॉस आफ्टर टैक्सेशन। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर टेबल एंड चेयर इज 22,000 एंड 8,000 per unit, having contribution margin of 35% and 30% respectively. Tables and chairs are sold in the ratio of 1:4. ठीक है जी। तो ये जो पहली वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली बात कैसे इंपॉर्टेंट है? पहला वाला जो सेंटेंस है, इससे आप इन प्रोडक्ट्स की, दो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके टेबल हैं, काम करते हैं पहले इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाऊं मैं। आपके पास दो प्रोडक्ट्स है ना, और वो प्रोडक्ट्स क्या है? टेबल, चेयर। आपको टेबल और चेयर दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। ठीक है। देखिए, सेलिंग प्राइस जो है कितनी दी हुई है? टेबल की 22,000 और चेयर की 8,000। साथ में क्या पता चलेगा? कौन सा रेशो दिया हुआ है? कौन सा रेशो दिया हुआ है? CS रेशो दिया हुआ है ना। अगर मैं सेलिंग प्राइस को CS रेशो से मल्टीप्लाई करता हूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है। तो अगर मेरे जो टेबल्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस 22,000 है, अगर मेरे टेबल्स की जो सेलिंग प्राइस है, टेबल की सेलिंग प्राइस 22,000 है, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो 22,000 का 35%। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 22,000 है तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बनेगा वो 22,000 का 35% होगा। तो आप 22,000 को 35% से मल्टीप्लाई करो, 7,700 आता है। और इसी तरह से चेयर्स के लिए 8,000 का 30%, 8,000 का 30% 2,400 आता है। तो यह हमारी सेलिंग प्राइसेस हैं 22,000 और 8,000। 22,000 और 8,000 हमारी सेलिंग प्राइसेस हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7,700 और 2,400। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7,700 और 2,400। इससे हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी होगी? आप या तो 22,000 में से 7,700 माइनस कर दो, 22,000 में या तो 7,700 माइनस कर दो, या फिर 22,000 का आप 65% ले लो। 22,000 का 65% क्यों ले लें? इसलिए क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस का 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अगर सेलिंग प्राइस का 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 65% उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस का 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 65% वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो या वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये बन गया 14,300।
इसी तरह से 8,000 का 30%, 8,000 का 30%, सॉरी 30% तो कंट्रीब्यूशन है, तो 70% जो होगा, 70% जो होगा वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो 8,000 का 70% ले लो, 8,000 का 70% कितना बनता है? 5,600। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और बात लिखी हुई है सवाल में, टेबल्स एंड चेयर्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। टेबल्स और चेयर्स को 1:4 के रेशियो में बेचा जाता है। टेबल्स और चेयर्स को 1:4 के रेशियो में बेचा जाता है, यानी कि अगर एक टेबल बेचते हैं, अगर एक टेबल बेचते हैं तो 4 चेयर्स बेचते हैं। टेबल और चेयर को 1:4 के रेशियो में बेचा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक टेबल बेचते हैं तो 4 चेयर्स बेचते हैं, है ना? या इन अदर वर्ड्स अगर आप ये कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि लेट से एक पैकेट है जिसमें 5 यूनिट्स हैं, तो उसमें से एक यूनिट आपका टेबल होता है और 4 यूनिट आपके क्या होता है? 4 यूनिट्स आपके चेयर्स, है ना? अगर आपका लेट से 5 यूनिट्स का एक पैकेट है, तो उस पैकेट में एक यूनिट टेबल का है और 4 यूनिट्स आपकी चेयर के हैं। इस तरह से आप 5-5 चीजें बेचते हो। अच्छा, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट ढूंढूं, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट ढूंढूं, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट ढूंढूं, यानी कि एक पैकेट का टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होता है, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट ढूंढूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक टेबल 22,000 का मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 चेयर्स हैं और हर चेयर 8,000 की है, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 5 चीजें बेचता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 5 चीजें बेचता हूँ, अगर मैं टोटल 5 चीजें बेचता हूँ, तो उन 5 चीजों में क्या होता है? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 5 चीजें बेचता हूँ तो 5 चीजों में क्या होता है? समझ रहे हो? तो इसका मतलब 54,000 अगर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू होता है, तो उसमें 22,000 का एक टेबल होता है और 8,000 की 4 चेयर्स होती हैं, और इस तरह से 54,000 का एक पैकेट बिकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, करंटली जो 30/2014 का कंपनी का टोटल सेल्स रेवेन्यू है ना, वो 243,000 है। तो मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ पैकेट्स ढूंढ सकता हूँ। देखो, एक पैकेट 54,000 की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू जनरेट करता है, जिसमें एक टेबल है, एक पैकेट में एक टेबल है और 4 चेयर। एक पैकेट में एक टेबल है 22,000 के सेल्स रेवेन्यू वाला और 4 चेयर्स हैं 8,000 के सेल्स रेवेन्यू वाली। एक पैकेट में एक टेबल है 22,000 के सेल्स रेवेन्यू वाला और 4 चेयर्स हैं 8,000 के सेल्स रेवेन्यू वाली। इस तरह से ये 54,000 बनता है। 54,000 का एक पैकेट होता है। अगर मैं नंबर ऑफ पैकेट्स मालूम करूं तो 243,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 243,000, 243 मिलियन है डिवाइडेड बाई 54,000। अगर मैं 243 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 54,000 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी ने करंटली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, कंपनी ने करंटली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से कंपनी ने कितने पैकेट्स बेचे हैं, है ना? मैं टोटल कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है उससे एक पैकेट के सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे पता चल गया भाई कंपनी ने 4,500 पैकेट्स अभी करंटली बेचे हैं। और एक पैकेट में एक टेबल है, तो इसका मतलब कंपनी ने जो है वो 4,500 टेबल बेचे हैं। और चेयर्स की अगर हम बात करते हैं, टेबल्स बेचे हैं 4,500 और चेयर्स की अगर बात करते हैं तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 18,000 चेयर्स बेची हैं। यानी कि कंपनी ने अभी करंटली टोटल यूनिट्स जो बेचे हैं, कंपनी ने करंटली अभी जो टोटल यूनिट्स बेचे हैं ना,
वो बेचे हैं कितने यूनिट्स, वो बेचे हैं आपके 4,500 और 18,000 यानी कि 22,000 और 500 यूनिट्स बेचे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, देखें आपने नंबर ऑफ पैकेट्स निकाले, एक पैकेट में एक टेबल है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, और एक पैकेट में 4 चेयर्स हैं तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये पता चल गया कि कंपनी ने टोटल कितनी चेयर्स और कितने टेबल्स करंटली बेचे हैं, और ये 22,000 और 500 बनता है। क्लियर हो गया? ये कंपनी की अभी मैं करंट सिनेरियो या करंट जो आप कह लो कि करंट जो हिसाब किताब है ना, उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं बहुत आराम से हर क्लास की तरह सवाल को सॉल्व करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से सीवीपी का एक सवाल भी अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए बहुत है। तो हमने ये देख लिया कि भाई कंपनी ने टोटल कितने यूनिट्स बेचे होंगे, हमने ये देख लिया कि उसमें से कंपनी ने अभी फिल वक्त कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स बेची होंगी। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, और वो एक और काम ये करते हैं कि देखिए, हमें सी एस रेशो पता है ना कंपनी का। सी एस रेशो 35 और 30% था, और 35 और 30% के सी एस रेशो के हिसाब से सेलिंग प्राइस भी हमें पता थी, हमें सी एस रेशो भी पता था, और हमने कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कंपनी की अभी करंट टोटल कॉस्ट कितनी होगी। कंपनी की अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई कंपनी की करंट जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कितनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारी कॉस्ट ना। टोटल कॉस्ट कितनी है, क्या जवाब दोगे बताओ जरा, जल्दी से शाबाश। कंपनी की आप मुझे टोटल कॉस्ट बता दो कि भाई टोटल कॉस्ट जो है ना वो इतनी है सर, सही है ना। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं पूछूंगा तो मेरे ख्याल में मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ऐड कर दूंगा क्या। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोनों को ऐड कर दूंगा तो कंपनी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जरा दोनों को वैसे ऐड करते हैं। अगर मैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करता हूं यानी कि 211,500,000 प्लस एक और कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट है 573,000,000, तो ये 268,800,000 का अमाउंट बनता है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि इस टोटल कॉस्ट में दोनों चीजें शामिल हैं। इस टोटल कॉस्ट में हमारे पास फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू दी हुई है उसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा, उसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। इसी तरह से आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल वैल्यू दी हुई है उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू में भी कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा और कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट जो है उसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट जो है उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये अगर ये टोटल कॉस्ट है तो इसमें फिक्स कॉस्ट भी सारी की सारी है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी सारी की सारी है। टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल सारी कॉस्ट शामिल है हर तरह की। अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं, अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दूं, अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा, फिक्स कॉस्ट रह जाएगी। अब देखें वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, कैसे बता सकता हूं। देखें जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है 4,500 टेबल्स का। एक टेबल की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 14,300, जमा ये जो पीएनएल बना हुआ है ये 18,000 चेयर्स का बना हुआ है, और एक चेयर की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 5,600। तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टेबल्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ चेयर। ठीक कह रहा हूं। हम 14,000 और 300 को 4,500 से और हम 5,600 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है वो 4,500 चेयर्स और 18,000 सॉरी 4,500 टेबल्स और 18,000 चेयर्स का बना हुआ है। तो इस मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास कंपनी की ओवरऑल टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए वो आ जाएगी, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ें शामिल है। इसमें आपके पास जो है वो
क्या कहते हैं, टेबल्स की वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और चेयर्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी शामिल है। अब मैंने इसमें से जब टेबल्स और चेयर्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो मुझे कंपनी की फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? अगर आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर दोगे, अगर आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपनी की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जो कि है 103,650,000। ये बात समझ में आती है भाई सबको? मैंने क्या किया, मैंने कंपनी की जो कॉस्ट थी ना, टोटल कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल को हटा दिया। वेरिएबल को हटाने से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स बच जाता है। हमने वेरिएबल को हटा दिया, वेरिएबल को हटाने से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स बच गया। इधर तक किसी को कोई भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे, एंड आई होप कि आप लोग साथ साथ कॉपी भी कर रहे हो। ठीक है, इधर तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? मैं बहुत आराम से चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोई तेजी नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ पहले ही पॉइंट पर हूं, मैं पहले पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं रहा। पहले पॉइंट में हमें सेलिंग प्राइस पता थी, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, रेशो पता था, पैकेट्स आ गए, हमें यूनिट्स पता चल गया है, हमें ये पता चल गया कि कंपनी की अभी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमें ये पता चल गया कि कंपनी की अभी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सब पता चल गया। ठीक है, अच्छा तो हम सर एक और काम भी कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है ना, ये बना हुआ है इस तरह से कि जिस तरह से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं। इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। यानी कि इसमें आपने जो है ना, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी हुई है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो है ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करे हुए हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखी हुई है ना। इसको हम अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में कन्वर्ट कर दें, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से सबसे पहले क्या माइनस होता है, सारी वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या माइनस होता है, सारी फिक्स कॉस्ट। तो हम सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं कंपनी का 243,000,000। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से आ गई, कंपनी का कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, सेल रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंपनी की फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं, और कंपनी का प्रॉफिट लिख देते हैं या लॉस जो भी आ रहा है। ठीक है, देखिए हम इस तरह का प्रॉफिट, हमें सवाल इस तरह का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकता था, लेकिन सवाल ने थोड़ा सा हमसे जो है वो मेहनत करवाई। सवाल ने हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया वो फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट कर नहीं दिया, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह बांट कर दिया। तो खैर है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको रिवाइज कर लिया। अच्छा, इसको देखते हुए मैं कंपनी का करंट सीएस रेशो भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कंपनी का करंट सीएस रेशो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो टोटल सेल्स रेवेन्यू से।
सो ये डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, आपने कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड कर दिया कंपनी के सेल्स रेवेन्यू से। कितना बनेगा ये? 32.04%। सही है, क्लियर है ये? मैं अभी पहले ही पॉइंट पर हूं, मैं दूसरे पॉइंट पर गया ही नहीं हूं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट क्या है, 80% of the operating expenses are fixed while the remaining expenses are directly attributable to the number of units sold। वो ये कहता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं ना, उसमें से 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। ठीक है, 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और बाकी जितने वो वेरिएबल हैं। अब हम चाहें तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कितना फिक्स्ड पोर्शन है और कितना वेरिएबल पोर्शन है, लेकिन अमूमन सीवीपी एनालिसिस के सवालों में आपको टोटल फिक्स कॉस्ट की जरूरत होती है। हर कैटेगरी की इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट की खास तौर पर जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है। कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन खास जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। The corporate tax is applicable at 34%, while no tax is required to be paid in case of loss। टैक्स 34% है। अगर नुकसान होता है, जैसे इस कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 180 मिलियन। कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे हुए हैं पब्लिक को, वो 180 बिलियन के शेयर्स इशू करे हुए हैं। अच्छा, अब पार्ट ए, डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। सवाल आपसे ये पूछता है कि कंपनी का आप ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे बताएं? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा बताओ? हाँ शाबाश। हम क्या करेंगे, हम जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, जो हमारे कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, उसको कंपनी के CS रेशो से, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय ये CS रेशो है। बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ भाई क्या आंसर बनेगा? और यहाँ पे कॉपी भी कर लो। किसी को किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करो। अपनी क्वेरी को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आता आंसर बताओ? थ्री टू थ्री 531 792।
अच्छा, ये कंपनी का आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू का आखिर मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अगर कंपनी इतना सेल्स रेवेन्यू बना लेती है तो उसको ना प्रॉफिट हो रहा होगा और ना ही लॉस हो रहा होगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी इतना सेल्स रेवेन्यू कर लेती है तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मुझे एक बात और बताओ, अगर सवाल ये पूछता ब्रेकिंग पॉइंट इन यूनिट्स बताओ, पूछा नहीं है, लेकिन अगर सवाल बोलता कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ, फिर क्या करते? अगर सवाल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछता तो फिर क्या करते? देखो, अगर सवाल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछता ना, चलो आप लोग कैलकुलेट करो, मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना होगा, बताओ। चलो मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है ना वो बताओ। सही है, देखते हैं आप में से कितने लोग कर सकते हो। बताओ भाई, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। टू 9957 यूनिट्स। अच्छा, और कोई? हाँ भाई, और कोई है? अच्छा, चलो देखते हैं। देखो, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए होता ना, तो दो अप्रोचेस थी। मेथड नंबर 1, सुनना जरा गौर से। मेथड नंबर वन ये होता मेथड नंबर वन ये होता कि इतना सेल्स रेवेन्यू है जिस पे कंपनी ब्रेक इवन कर रही है। सही है। अच्छा, कंपनी हमेशा पैकेट्स में चीजें बेचती है ना, यानी कि अगर एक टेबल बेचती है तो 4 चेयर्स बेचती है लाजमी। अगर कंपनी एक टेबल बेचती है तो साथ में कंपनी के 4 जो है ना वो चेयर्स बिकती हैं लाजमी। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पैकेट्स निकाल लें, इतना सेल्स रेवेन्यू अचीव करने के लिए कितने पैकेट्स चाहिए होंगे, 54,000 से डिवाइड कर दूं, है ना। भाई मैं जो सेल्स करता हूँ वो पैकेट्स में करता हूँ, एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू 54,000 है। तो अगर मुझे 323,531,792 की सेल्स सेल्स चाहिए तो मैं देख लूंगी कितने पैकेट्स चाहिए होंगे, है ना।
तो मैंने डिवाइड किया, आंसर आया 5991 पैकेट्स। यानी कि अगर मैं 5991 पैकेट्स बेचूंगा तो 54,000 रुपीज के हिसाब से वो ऊपर वाला सेल्स रेवेन्यू दे देगा। अच्छा, फिर टेबल और चेयर्स की बात करते हैं। हर पैकेट में कितने टेबल हैं? एक। और हर पैकेट में कितनी चेयर्स हैं? 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे ना, वो 29957 होंगे। बिल्कुल ठीक। 2-3 बच्चों ने सही आंसर दिया। मुझे मुझे 29,957 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ये आपका मेथड नंबर 1 है। अगर किसी को समझ नहीं आया मुझे बताओ। क्लियर है? ठीक है ना? मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 जो है ना, वो ये है कि मैं देख लूं कि कंट्रीब्यूशन पर पैकेट कितनी है। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। देखो, मैं एक पैकेट बेचता हूं तो इस एक पैकेट में एक टेबल होता है जिससे कंट्रीब्यूशन आती है 7,700 की। और अगर मैं एक पैकेट बेचता हूं तो उसमें 4 चेयर्स होती हैं और एक चेयर से कंट्रीब्यूशन आती है 2,400 की। मेथड नंबर 2 में मैं पहले ये देखूंगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन पर पैकेट कितना है। एक पैकेट में एक टेबल होता है, 7,700 की कंट्रीब्यूशन देता है। और एक पैकेट में 4 चेयर्स होती हैं। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या आएगा? ऐसा करने से मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर पैकेट आ जाएगी। ऐसा करने से मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर पैकेट आ जाएगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पैकेट बेचकर कितनी कंट्रीब्यूशन कमाई जा सकती है। फिर आप क्या करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, है ना? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से मुझे पैकेट्स मिल जाएंगे। कितना आता है? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5,991 आता है। जो ऊपर आ रहा था वही आ रहा है। सेम आना चाहिए ना यार। देखो, मैं वापस से वर्किंग दिखाता हूँ। देखो, सेम आएगा आंसर। जितने पैकेट्स मेथड नंबर 1 में बन रहे थे उतने ही पैकेट्स मेथड नंबर 2 में भी बनेंगे। ठीक है? तो आप मेथड नंबर 2 में जब पैकेट्स देखोगे, मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया? मेथड नंबर 2 में फिक्स कॉस्ट को हमने कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड किया। तो अगेन हमारे पास यही 5,991 पैकेट्स आ रहे हैं। हर पैकेट में एक टेबल है और हर पैकेट में 4 चेयर्स हैं। लिहाजा आपको इतने यूनिट्स बेचने होंगे। कितने लोगों ने ये सही से कर लिया था? कितने लोग ऐसे हों जिनसे ये बिल्कुल परफेक्टली सही हो गया? एक बच्चा, 2 बच्चे,
बाकी चलो बाकी लोग इसको कॉपी करो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ये अभी हमने पहला पार्ट किया है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं बार बार बता रहा होता हूँ। क्लियर? किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो यार। कॉपी कर लो तो बताना, फिर पार्ट 2 पर चलते हैं। सबने कॉपी कर लिया? सही है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 2 की रिक्वायरमेंट आपको नजर आ रही होगी। पढ़ो जरा रिक्वायरमेंट क्या लिखी है। पार्ट नंबर 2 में बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड, यानी कि मुझे कितने टेबल्स और कितने चेयर्स बेचने पड़ेंगे क्या करने के लिए। इफ द कंपनी wants to pay a 10% a dividend of 10% and retain profits amounting to 4% of sales। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में जरा मैं एक चीज यहां पर एक फॉर्मेट बना दूं। देखिए होता क्या है, सेल्स रेवेन्यू होता है आपका। सेल्स रेवेन्यू में से आप माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बच जाता है उसको आप कहते हो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर देते हो फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट जब आप माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, इस पे लग जाता है टैक्स। टैक्स माइनस होता है तो प्रॉफिट्स आ जाते हैं, और इस प्रॉफिट में से आप पे करते हो डिविडेंड, इस प्रॉफिट में से आप पे करते हो डिविडेंड, है ना। ये सीक्वेंस चलता है। अब वो बोलते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड। अच्छा, नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, अगर लेट से मुझे सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू पता चल गई, अगर मुझे सेल्स रेवेन्यू की किसी तरह से वैल्यू पता चल गई या अमाउंट पता चल गया, तो फिर तो बड़ा आसान है, मैं उसको नंबर ऑफ पैकेट के सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर कर और 1:4 के रेशियो में ब्रेक कर लूंगा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता। Determine the number of table and chairs that need to be sold if the company wants to pay a dividend of 10%. अब ये डिविडेंड ऑफ 10% किस चीज का 10% होगा? हाँ भाई, डिविडेंड जब कंपनी पे करती है तो किस चीज का 10% पे करती है? जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनी 10% जो डिविडेंड पे करती है वो करती है शेयर कैपिटल का 10%, है ना। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹180 मिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मैंने बेसिक फॉर्मेट बता दिया लेकिन मुझे जो डिविडेंड चाहिए वो है 180 का 10%, यानी कि 180 का 10% कितना बन जाएगा? 180 इंटू 10%, 18 मिलियन का मुझे डिविडेंड पे करना है। 18 मिलियन का मुझे डिविडेंड पे करना है। ये क्लियर है भाई सबको? क्लियर है सबको? अच्छा जी। अब हमारे पास सेल्स रेवेन्यू भी नहीं है और हमारे पास मुख्तलिफ चीजें भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बीच में टैक्स भी लगना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई खास आसान सवाल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमें देखनी होंगी। अच्छा, मुझे बताओ हमें कौन सी वैल्यू पता है, हमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पता है? सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, टैक्स, क्या पता है हमें? बताओ कोई वैल्यू इसमें से ऐसी है जो हमें पता हो। नहीं, टैक्स भी नहीं पता ना। प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा तो प्रॉफिट का 34% टैक्स होगा। अगर मुझे प्रॉफिट पता चलेगा तो प्रॉफिट का 34% टैक्स होगा। मुझे प्रॉफिट तो पता ही नहीं है। क्या मुझे फिक्स कॉस्ट पता है? क्या मुझे फिक्स कॉस्ट पता है? फिक्स कॉस्ट सेम है ना। फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए 1035, सॉरी 103,650,000। फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम है, फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम है ना। ये क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, हमें सेल्स रेवेन्यू मालूम है क्या? हमें सेल्स रेवेन्यू मालूम है क्या? नहीं, नहीं मालूम। अब जरा गौर से सोचो, मैं अगर ऐसा कह लूं कि सेल्स रेवेन्यू एक्स है, सेल्स रेवेन्यू कितना एज्यूम कर रहा हूं मैं? एक्स एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ना कि सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो मैं एक अननोन वेरिएबल ले रहा हूं यानी कि एक्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा सेल्स रेवेन्यू एक्स है।
सही है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है ना वो एक्स है। अच्छा देखो, जो प्रॉफिट आप कमाते हो ना, जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसमें से कुछ आप रिटेन कर लेते हो और कुछ आप डिविडेंड में दे देते हो। देखो मिसाल के तौर पे लेट से कंपनी का प्रॉफिट है 200 रुपए, 200 में से उसने डिविडेंड में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20 रुपए, तो उसने रिटेन कितना किया? 180 रुपए। ऐसा ही होता है ना। कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है, कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को दे देती है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, और कुछ हिस्सा वो रिटेन कर लेती है। यानी कि एक तरह से इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिटेन अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। हाँ या नहीं? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिटेन अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। जो मुनाफा कमाया जाएगा उसमें से कुछ बांट दिया जाएगा, कुछ आपके पास रिटेन हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा, आपके पास बच जाएगा, यानी कि आपकी रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है बचा हुआ प्रॉफिट जो मेरे पास है। तो मैंने ये एग्जांपल दी कि लेट से कंपनी ने 200 कमाए, उसने अगर 20 डिविडेंड में दे दिए तो 180 उसने रिटेन करे। या इन अदर वर्ड्स, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है या तो वो बांट देती है डिविडेंड, या तो वो अपने पास रिटेन कर लेती है यानी कि रिटेन अर्निंग्स। ये क्लियर है? अब देखो जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं ये प्रॉफिट का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकता हूं। प्रॉफिट में क्या दो चीजें होती हैं? प्रॉफिट में क्या दो चीजें होती हैं? प्रॉफिट में जो दो चीजें होती हैं उसमें से एक चीज होती है रिटेन अर्निंग्स, दूसरी चीज क्या होती है? डिविडेंड। जो प्रॉफिट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है रिटेन अर्निंग्स जो बच गया, और एक चीज डिविडेंड जो बांट दिया, है ना। मुझे ये बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए? देखो अगर एक मिसाल ली थी, कंपनी ने 200 अगर कमाए, 20 अगर बांट बांट दिए तो 180 रिटेन कर लिए। यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना उसके दो हिस्से होते हैं, प्रॉफिट में एक रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा होता है और एक डिविडेंड का हिस्सा होता है। तो इसी तरह से अगर मैं इधर प्रॉफिट मालूम करूं तो देखिए कंपनी ने यहाँ पर आपको पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में दिया हुआ था। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट पढ़ो, लिखा हुआ था डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स दैट नीड टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वांट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%। डिविडेंड 10%, यानी कि 180 का 10% ले लिया 18, एंड रिटेन प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू 4% ऑफ सेल्स। कंपनी कितने टेबल और चेयर्स बेचे? अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी 10% का तो वो तो 18 हो गया, और कंपनी प्रॉफिट रिटेन करेगी, और जो प्रॉफिट रिटेन करेगी वो सेल्स का 4%, 4% ऑफ सेल्स होंगे। हमने एज्यूम किया है कि सेल्स रेवेन्यू है एक्स, हमने एज्यूम किया है कि सेल्स रेवेन्यू है एक्स। तो भाई मुझे पता है प्रॉफिट में रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड दो चीजें आती हैं। रिटेन अर्निंग्स जो है वो 4% ऑफ एक्स है, रिटेन अर्निंग्स जो है वो 4% ऑफ एक्स है, और डिविडेंड जो है वो है 18। हमने ये एज्यूम किया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, हमने ये एज्यूम किया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है रिटेन अर्निंग्स प्लस डिविडेंड के, और हमारी रिटेन अर्निंग्स जो है वो 4% ऑफ एक्स है, और 18 हमारा डिविडेंड है। ठीक है ना। हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट के बराबर है। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 4% ऑफ एक्स है, रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 4% ऑफ एक्स है, और डिविडेंड जो है वो 18 है। सही है। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी की कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई सी एस रेशो? ये भी हमने पढ़ा है ना। अगर हम अपने सेल्स रेवेन्यू को सी एस रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम अपने सेल्स रेवेन्यू को सी एस रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन आ जाती है।
तो क्या, चलो मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरा CS रेशियो कितना है? 32.04% है। मेरा CS रेशियो 32.04% है। अगर मेरा CS रेशियो 32.04% है और मुझे ये पता है कि भाई जब सेल्स रेवेन्यू को CS रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कंपनी की आ जाती है कंट्रीब्यूशन। मुझे ये बात बताओ कि कंपनी का अगर सेल्स रेवेन्यू हम X एज्यूम कर रहे हैं, अगर कंपनी का हम सेल्स रेवेन्यू X एज्यूम कर रहे हैं, अच्छा पहले इसको फिल कर लेते हैं ना। प्रॉफिट्स की जगह वाली वैल्यू भी मिल गई हमें। प्रॉफिट्स की जगह वाली वैल्यू कितनी होगी? 0.04x + 18। अच्छा अब इसको फिल करते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन CS रेशियो 32.04% है तो सर कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन होगी ना, कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हो जाएगी 32.04% ऑफ X। यानी कि सर आप कंट्रीब्यूशन की जगह जो है ना वो लिख सकते हो 0.3204x, 0.3204x, है ना। मैं एक एक कर कर मिसिंग चीजें फिल कर रहा हूँ, मैं एक एक कर कर मिसिंग चीजें फिल कर रहा हूँ। ये क्लियर है? क्योंकि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय CS रेशियो होता है। तो अगर सेल्स रेवेन्यू आप X एज्यूम कर रहे हो तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.3204x होगी। और आप एक और काम करो, यहाँ पर आप जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो हो जाएगी आपकी X में से माइनस कर दो 0.3204x, तो 1 माइनस 0.3204 यानी कि 0.6796x, यानी कि ये वैल्यू भी आ गई 0.6796x। ठीक है, कंपनी का सेल्स रेवेन्यू आ गया, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंपनी की कंट्रीब्यूशन आ गई, कंपनी की फिक्स कॉस्ट आ गई। यहां तक बताओ क्लियर है? देखो एक एक कर कर अमाउंट ढूंढी है मैंने, आराम आराम से सवाल को देखता गया कि अच्छा सवाल में क्या किस चीज़ का कितना परसेंट है। तो हमें डिविडेंड पता चला, फिर हमें प्रॉफिट के बारे में हमें पता किया तो हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू को हमने X एज्यूम कर दिया क्योंकि ये वैल्यू तो हमें ढूंढनी है। ये हमें पिछले पार्ट से पता था, ये भी इफेक्टिवली हमें पिछले पार्ट से ही पता था क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन आ जाती है और सेल्स रेवेन्यू आ जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये हमें पिछले पार्ट से पता था, है ना। अच्छा अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो आपके कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से आता है। और जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हो ना तो आपका PBT आता है। PBT पे लगती है टैक्स की अमाउंट, और जब टैक्स की अमाउंट लग जाती है तो फिर प्रॉफिट बच जाता है। भाई जल्दी से कंफर्म करो सारे जितने भी ऑनलाइन हो, यहाँ तक बात समझ में आई? लग रहा था आसान सवाल है लेकिन ये थोड़ा सा अगेन ट्रिकी और अच्छा सवाल है, बट बड़ा लॉजिकल है और आप आसानी से इसको देख सकते हो। अच्छा अब जरा एक और बात सुनो, एक और काम करते हैं। देखो लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसी कंपनी का, लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100, अगर उसका टैक्स रेट 34% है, अगर उसका टैक्स रेट 34% है तो इसका मतलब कितना टैक्स पे करना होगा उसको? किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है और 34% का टैक्स रेट है तो उसने 100 का 34% यानी कि 34 रुपए का टैक्स पे करना होगा। तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच जाएगा? उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 100 माइनस 34 यानी कि 66। इसी तरह से अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 200, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 200 और टैक्स का रेट है 34%, और टैक्स का रेट है 34%, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो है ना वो 200 का 34% देना होगा टैक्स में, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बच जाएगा 200 माइनस 68, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 होगा तो टैक्स का रेट 34% से 34 का टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66 होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 200 होगा, टैक्स का रेट अगर 34% से 68 बनेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 132 बनेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यानी कि अगर लेट से आपको ये 66 कैलकुलेट करना है तो एक और तरीका ये है कि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया
और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो भी यही आएगा। या यहाँ पर भी यही कर सकते हो कि अगर आपका लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 200 है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 1 माइनस टैक्स रेट से तो आपका 132 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन समझ में आ गई कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट के बराबर होता है। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो बराबर होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट के। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। हमारे सवाल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.04x प्लस 18। हमारे सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 0.3204x माइनस 103,650,000 और टैक्स रेट 34% है, तो उसके हिसाब से 1 माइनस 34%। समझ में आई बात? देखो हमारे सवाल के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला। मैं वापस से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 हो और उस पर 34% टैक्स लगना है, तो एक तरीका तो ये है कि 200 में से 200 का 34% माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करो और मैं आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करें जरा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट साइड पर 0.04x प्लस 18 इज इक्वल्स टू राइट साइड पर क्या होगा? राइट साइड पर आपके पास जो है ना वो ब्रैकेट में आ रहा है 0.3204x माइनस 103,650,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट को अगर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0.34 यानी कि ये बन जाता है 0.66। फिर 0.04x प्लस 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0.66 इंटू 0.3204 यानी कि 0.211464x माइनस 103,650,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.66 यानी कि 684,090,000। फिर हम क्या करेंगे? अच्छा ये 180 मिलियन था ना, इसको सही कर लेते हैं जरा। ये 180 मिलियन था, सॉरी 180 1 2 3 का 10% था, यानी कि ये कितने जीरो इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो इतना डिविडेंड दे रहे थे ना हम। ठीक है, डिविडेंड की मैंने पूरी अमाउंट नहीं लिखी थी। अब हमारे पास जो है वो 0.211464 माइनस 0.04 यानी कि ये हम इसको सॉल्व करो जरा कितना आता है। 180,000,000 मल्टीप्लाइड 0.1 तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है प्लस 684,090,000 ये बनेगा 864,090,000 इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 0.211464 माइनस 0.04 यहाँ पर होगा 0.171464 एक्स आ जाएगा। आपका कितना आ रहा है? 864,090,000 डिवाइडेड बाय आंसर समथिंग 503 कुछ आ रहा होगा, 503,948,351 ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है।
ठीक है, वापस से चेक करो, 503948,351 एक्स की वैल्यू आ रही है, यानी कि ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है। अभी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है, सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है, ये याद रखना। सही है, पूरा इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बताया मैंने उसको सॉल्व करा। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप लोग अपनी सारी क्वेरीज मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मुझे ये पता चल गया कि इतना सेल्स रेवेन्यू होगा ना, तो ये सारी ज़रूरियात मेरी पूरी हो जाएंगी, यानी कि मैं 10% का डिविडेंड भी दे सकूंगा और रिटेन प्रॉफिट जो होगा वो सेल्स का 4% भी होगा। अब मैं अगेन इससे पैकेट्स ढूंढ लेता हूँ। पैकेट्स ढूंढने का मतलब है 503,948,351 डिवाइडेड बाई 503,948,351 डिवाइडेड बाई 54,000, ये आ गए पैकेट्स। और टेबल्स और चेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक पैकेट में एक टेबल है और एक पैकेट में 4 चेयर्स। और टोटल हमारे यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यूनिट्स हमारे पास 46,662 आ रहे हैं। अब आप लोग आराम से अपने सवालात मुझसे पूछें, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं होंगे आपके दिमाग में, एक एक कर आप पूछना स्टार्ट करें। अच्छा सवाल था, बहुत टाइम लगाकर सॉल्व किया और आई होप कि आप लोग दोबारा भी करोगे इस सवाल को सॉल्व।